हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा और हम सभी इशू ऑफ शेयर्स का रिवीजन कर रहे थे. सो वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर. ओके, सो पिछले क्लास में हम सभी ने हाफ रिवीजन अपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर का कंप्लीट किया था और आज की क्लास में इसी रिवीजन को हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर एडवांस तक पढ़ा था. तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा, देखते हैं. ऑलराइट, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज हम समझेंगे दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है. ठीक है, तो देखो बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस इसमें आपको इसका रिकॉर्डिंग क्या करना है ये समझ लो. ऐसे तो मैंने चैप्टर पहले भी पढ़ाया है, आई होप कि आपने सब पढ़ के आए हो, आप सभी पढ़े हो चैप्टर्स को. तो हम लोग तो बस रिवीजन ही करेंगे ना. देखो, जब भी कोई कंपनी जो है ना जो शेयर इशू करती है, लेट से कि अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 ले रही हूँ कि अगर कोई कंपनी 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करती है. ओके, तो 10,000 शेयर्स में से कभी कभी ऐसा होता है ना कि पब्लिक जो है वो 10,000 में से पब्लिक 9,000 परचेज कर रहे हैं, है ना, पब्लिक 9,000 ले रहे हैं. या कभी कभी ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा भी पब्लिक ले लेते हैं. मतलब कभी कभी जो है ना वो पब्लिक 11,000 या 10 से मतलब अधिक ले लिए. तो जब पब्लिक जो है जितने भी शेयर्स इशू किए गए हैं उनमें से कम शेयर्स को ही परचेस करते हैं, कम शेयर्स ही खरीदते हैं, तो वो आपका कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन. और जब पब्लिक जितना भी शेयर इशू किया गया उससे अधिक शेयर परचेस कर लेते हैं तो वो आपका कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन. आई बात समझ में. अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी जर्नल एंट्री लिखोगे, जो भी जर्नल एंट्री करोगे, उसका अमाउंट जो है वो हमेशा आपका जो पब्लिक जितना अमाउंट परचेस, जितना सब्सक्रिप्शन परचेस किया है, जितना शेयर्स, उससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, ना कि इशूड वाले से. समझे. लेट्स से कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है जिसमें से किसी कंपनी उसके जो पब्लिक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो 9,000 ही परचेस किए. ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 शेयर्स में से पब्लिक ने 9,000 ही परचेस किया ना. तो अगर जब भी आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट लिखोगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखोगे ये आपका 9,000 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए. आई बात समझ में. ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन में. अब वही बात रह गई ओवर सब्सक्रिप्शन का. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि देखो, ऐसा कंपनी को राइट नहीं है कि कंपनी अधिक पैसा आया है तो उसे भी रख लेगी. नहीं, ऐसा नहीं कर सकती. या तो कंपनी उसे कुछ पैसे को दूसरे इंस्टॉलमेंट पे एडवांस के रूप में रखेगी या तो फिर रिटर्न कर देगी. ठीक है, या फिर कुछ को रखेगी, कुछ को रिटर्न कर देगी, या तो फिर पूरा ही रख लेगी, पूरा ही रिटर्न कर देगी. समझे. तो जब कंपनी जब अधिक पैसा आ जाता है तो उसे या तो रिटर्न कर देती है या फिर प्रोपोर्शनली बांट लेती है या फिर कुछ को रखती है, कुछ को भेज देती है. समझे. तो जो प्रोपोर्शनली कंपनी रख लेती है उसे हम प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि 10,000 इशू किया गया था, 11 आ गया. ठीक है, तो 11 आ गया तो आपके पास कितना अधिक आ गया, 1,000. तो या तो कंपनी चाहे तो इसे रिटर्न कर सकती है या फिर इसे प्रोपोर्शनली इसे बांट सकती है. ठीक है, प्रोपोर्शनली कैसे बांटेगी, तो इसमें से कुछ को रखेगी, लाइक 600 शेयर्स को रख रही है और 400 शेयर्स को रिटर्न कर रही है. समझे. तो इस तरह का जब अकाउंटिंग होगा, इस तरह का जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसे हम प्रोपोर्शनली अगर रखेंगे तो उसे ही हम प्रो राटा अलॉटमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्रो राटा. ठीक है, इसे ही हम बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट. आई बात समझ में. आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है. तो यही है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे सीबीएसई में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज इस क्लास के लास्ट में, मतलब समझ लेने के बाद. तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब आपका टॉपिक है स्पेशल जर्नल एंट्रीज. देखो, स्पेशल जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आ जाती हैं. तो स्पेशल जर्नल एंट्रीज में शेयर इशूड टू प्रमोटर्स या फिर शेयर्स इशूड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी या फिर अंडर राइटिंग कमीशंस वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको 2 एंट्री पास नहीं करना होता है, कंबाइन एंट्री पास करते हो, एक ही एंट्री पास करना पड़ता है. ठीक है, तो मैं अभी ये एंट्री को लिख देती हूँ, समझ लो जल्दी से. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला हो जाएगा कि शेयर इशू करने में जो आपका एक्सपेंस हुआ है उसका एंट्री आएगा. ठीक है, ये भी एक स्पेशल जर्नल एंट्री में आपका आता है. तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंसेस ऑन
इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ये आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो आपका डेबिट होगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट टू बैंक। क्योंकि आप देखो यहाँ पे बैंक इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपने या तो कैश में पे किया होगा या तो बैंक से पे किया गया होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक लिखा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को पे करने के लिए थोड़ी ना आप शेयर इशू कर दोगे, और अगर शेयर इशू किया भी जाता है तो फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल होगा। ओके, आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड हाँ, बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ना है, हमारा सारा क्लास का रिवीजन आएगा, सारे मतलब जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हैं सबका रिवीजन हम एवरीडे करेंगे। एंड यस, हमारा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है ना, हम उन्हें भी समझेंगे, ठीक है, उनका भी क्लास हमारा आने वाला है। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। ये मेरा काम है बोलना, वैसे तो आप करते तो हो नहीं, बट मैं बोल देती हूँ। सेकेंड थिंग है कि शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, ठीक है। जो प्रमोटर कौन होते हैं? बेसिकली कि जो कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लाइक कि किसी कंपनी का शेयर न्यूली मार्केट में आया तो थोड़ी ना पब्लिक खुद ही आकर के परचेज कर लेंगे, उसके बारे में बताना पड़ता है ना लोगों को। प्रमोटर्स आप बोल सकते हो, या फिर जो बीच में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स वगैरह, है ना, तो उन्हें भी हमें थोड़ा देना पड़ता है। तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे? तो लिख देती हूँ, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, जो कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो भाई, प्रमोटर को आप शेयर इशू कर रहे हो ना, फिर आप प्रमोटर्स डेबिट लिख सकते हो या फिर इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसे आप शेयर्स इशू कर रहे हो, है ना, शेयर कैपिटल, दैट्स वाई। आई बात समझ में? शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका अंडर राइटिंग कमीशन। मतलब कि किसी ब्रोकर ने या किसी पर्सन ने आपके शेयर्स को बिकवाने में बहुत हेल्प किया है, और मतलब बीच में उसने काम किया है, और आप उसे मतलब प्रॉमिस किए थे कि अगर आप मेरा इतना शेयर्स बिकवा दोगे तो आपको मैं कमीशन दूंगा। तो यहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ रहा है, इसे ही हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो कमीशन देना पड़ रहा है ना, तो कमीशन आप कैश में नहीं दे रहे हो, आपको यहाँ पे शेयर इशू करके देने को बोला गया है क्वेश्चन में। तब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले इसमें ना 2 एंट्री करना पड़ेगा, पहला तो ड्यू का और दूसरा इशू का। सबसे पहले ड्यू का जब एंट्री करोगे तो वो क्या है, तो यहाँ पे होगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ओके। 2, तो जिसे पे करना है, किसे पे करना है? अंडर राइटर्स को ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अंडर राइटर्स अकाउंट। आई बात समझ में? और उसके बाद इशू करने का, तो इशू का एंट्री क्या होगा? इशू का एंट्री हमें पता है, जिसे इशू कर रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, तो अंडर राइटर्स आपके डेबिट हो जाएंगे, डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। तो ये आपका कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका है स्पेशल जर्नल एंट्रीज, ओके। अब देखो, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब हमें क्या सीखना है कि कुछ जर्नल एंट्री ना आपको तब भी करने को बोला जाएगा जब किसी कंपनी ने, मतलब जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कुछ एसेट्स या कुछ लायबिलिटीज या कोई दूसरा बिजनेस परचेज कर लेती है, दूसरा कंपनी परचेज कर लेती है, तो उस टाइम पे उसे जो अमाउंट पे किया जाता है वो यहाँ पे जो कंपनी है वो शेयर में पे कर रही है। लाइक कि यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, एक है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड से मान लो कि ट्रक परचेस कर रही है। बी लिमिटेड का ट्रक का बिजनेस है, तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड से ट्रक परचेस कर रही है, ठीक है, फॉर कैरेज एक्सपेंसेस। मतलब ए लिमिटेड को लग रहा है भाई कि अब तो बहुत ज़्यादा ही कैरेज में खर्च हो रहा है, चलो एक अपना ही ट्रक ले लेते हैं और फिर उसे यूज़ करेंगे, जहाँ मन वहाँ गुड्स भेजेंगे और लाएंगे, है ना। यही सोच के किया होगा। चलो देखते हैं आगे, लॉजिक समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड से ट्रक परचेस कर रहा। अब ए लिमिटेड ने देखा कि ट्रक का जो कीमत है वो 5 लाख रुपए है भाई, तो ए लिमिटेड के पास उतना था नहीं कैश, ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपीज कैश में दे दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग 4 लाख था इसके बदले में उसने शेयर्स पे कर दिया। समझे? आई बात समझ में? तो ये जो 4 लाख के बदले में इन्होंने शेयर भेजा है या दिया है, तो ये कहाँ से आया? मतलब ये शेयर्स जो पे किए हैं
तो इसका जर्नल एंट्री आपको सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया कि जब एसेट्स कोई परचेस किया जाता है, तो जब एसेट्स परचेस किया जाता है तो कौन कौन से एंट्रीज करते हैं और इसे क्या बोलते हैं, चलो अब सीखते हैं। आई होप कि ये सब आपको याद है, आपने भूला नहीं है सभी को। सबसे फर्स्ट थिंग जो है, इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब इशू, यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं कैश के बदले में, मतलब कैश नहीं इशू कर रहे बल्कि शेयर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि एसेट्स जब परचेस किया गया, तो जब आप एसेट्स परचेस करोगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आपको उन्हें पे करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले आपको एसेट्स परचेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एसेट्स परचेस्ड ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो, जब आप एसेट्स परचेस करोगे आपको क्वेश्चन में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होगा। तो एसेट्स हमेशा डेबिट करते हैं, तो एसेट्स अकाउंट आपको डेबिट करने हैं टू लायबिलिटीज, ठीक है, टू लायबिलिटीज अकाउंट एंड टू भी वेंडर से आप परचेस कर रहे हो, लाइक बी लिमिटेड से परचेस किए तो टू बी लिमिटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी वेंडर लिख रही हूँ, टू वेंडर, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेबिट और क्रेडिट आपका सेम नहीं है, एसेट्स का वैल्यू कुछ और है, लायबिलिटीज का वैल्यू कुछ और है। तो जब आपका एसेट्स अधिक होगा, लायबिलिटीज कम होगा, तो आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आप लिखोगे। मतलब मान लो कि एसेट्स जो है वो 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और लायबिलिटीज जो है वो 4 लाख है, और वेंडर से जो है वो 20,000 का परचेस किया गया है, तो 4 लाख 20 ही हुआ ना। देखो, डेबिट में डेबिट और क्रेडिट तो हमारा सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 लाख हो रहा है या 4 लाख 20,000 हो रहा है, तो यहाँ पे 80,000 जो कम आ रहा है वो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, डेबिट क्रेडिट दोनों सेम हो चुका है, लेकिन अगर क्रेडिट में आप अधिक लिख रहे हो तो किस नेम से लिखोगे, तो अगर आप क्रेडिट में लिख रहे हो तो आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर आप एसेट्स परचेस कर रहे हो तो ये आपका, अगर क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व। वहीं अगर अपोजिट हो गया, मान लो कि आपका लायबिलिटीज, मतलब क्रेडिट साइड अधिक है और डेबिट साइड कम है, तो आपका जो बैलेंस है वो डेबिट में लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं हम लोग गुडविल के नेम से, गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख देंगे। ये भी बैलेंसिंग फिगर आता है आपका, और ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पहला एंट्री आपका होता है एसेट्स परचेज करने का। सेकेंड एंट्री होता है कि आपने कैश पे किया, तो कैश पे करने का क्या है, वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, ये समझ में आता है। अब आपने क्या किया, शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि 5 लाख का अगर ट्रक है तो आपने 1 लाख रुपीज़ तो कैश में दे दिया, 4 लाख तो आपको स्टिल देने हैं ना, शेयर्स में देने हैं। तो शेयर्स में देने के बदले में जब आप शेयर इशू करते हो वेंडर को, ठीक है, तो आप 3 तरीकों से यहाँ पे इशू कर सकते हो, या तो फिर एक एट पार पे इशू कर सकते हो, या फिर एट प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो। यस, लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप एट पार पे दे रहे हो तो सीधा है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, पेबल अमाउंट गिवन होगा, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बना बनाया खाना नहीं मिलता हमेशा, कभी कभी बना के भी खाना पड़ता है, तो यहाँ पे बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए जितना भी अमाउंट देना है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ शेयर, शेयर का जो भी रेट होगा, समझे, आ जाएगा आंसर। अब है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे दे रहे हैं तो हमें पता है कि प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा जाता है, और वो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में। तो वेंडर डेबिट होगा यहाँ पे फिर से टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, तो यहाँ पे भी होगा अमाउंट पेबल, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाय रेट प्लस प्रीमियम, जो भी प्रीमियम का रेट होगा, समझे। तो ये आपका होगा, जो भी आप प्रीमियम पे जितना भी शेयर इशू करोगे वो आएगा, ठीक है। ये शेयर आएगा आपका कि आप कितना इशू करोगे, मतलब कितना इशू किया जा रहा है इसको पे करने के लिए। डिस्काउंट पे आ गया तो इसमें वेंडर डेबिट होगा, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये लॉस है इसलिए इसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है पेबल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी पेबल अमाउंट गिवन होगा बाई रेट माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है उसे माइनस करना पड़ेगा। समझे, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको एंट्री करना पड़ता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वैसे क्वेश्चन ही दूंगी जो कि आपका आया हुआ है बोर्ड्स में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसे सॉल्व करना और एग्जाम मतलब ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना कि आपसे सॉल्व हो गया है, ठीक है। कमेंट करके मुझे फिर से बता देना वीडियो ओपन करके, इतना तो कर ही सकते हो ना, आफ्टर ऑल रिवीजन तो हमें करना ही है ना। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इशू, ये हो गया फॉर फीचर एंड री इशू। तो देखो बच्चों, फॉर फीचर एंड री इशू को आप समझते हैं, तो मैं इसे अभी क्लीन कर रही हूँ, ओके। देखो हमारा यहाँ पे दो नेम आ रहा है, पहला आ रहा है फॉर फीचर और जो दूसरा आ रहा है वो है री इशू। देखो आपका जो ये चैप्टर है इसका नेम ही था इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो यहाँ पे री इशू और फॉर फीचर क्या है। अब मैंने आपको बताया कि एक शेयर होल्डर जब किसी कॉल का पैसा नहीं पे कर पाता है, ठीक है, और अगर वो बाद में पे कर देता है तब तो ठीक है, हम एंट्री करके उसे एडजस्ट कर लेंगे। मतलब अभी अगर कॉल सिनेरियर हो गया है डेबिट में, अगर बाद में पैसा मिल गया तो उसे क्रेडिट कर देंगे दूसरे कॉल की एंट्री के साथ, है ना। लेकिन अगर नहीं ही दे, तो अगर कोई शेयर होल्डर पैसा दे ही ना, उसके पास पैसा जुट ही नहीं रहा है देने के लिए, तो क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में कंपनी बैठी रहेगी हाथ बंद करके कि ओ पैसा डूब गया, ऐसे टेंशन लेगी क्या? नहीं, उसे कुछ तो एक्शन लेना होगा ना। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं चुका पाता, पूरा कॉल हो जाने के बाद पता चलता है कि वो नहीं दे पा रहा, असमर्थ है देने में, तो इस समय पर ना कंपनी शेयर को जब्त कर लेती है। जब्त या जब्त जो भी आप बोलते हो, जब्त जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आप यूज करते होगे, ठीक है, मैं जब्त बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जब कंपनी जब्त कर लेती है शेयर्स को, आई बात समझ में। मतलब कि एक शेयर होल्डर मान लो 200 शेयर रखा हुआ है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल तक हो जाने के बाद कंपनी जब फाइनल कॉल तक एंट्री कर लेगी, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, इसका जो 200 शेयर्स हैं उसे जब्त कर लेगी। तो क्या जब शेयर कंपनी जब्त करेगी तो जितना पैसा उसने पहले दिया था, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब एप्लीकेशन परचेस करते हैं पब्लिक, तो उसी टाइम पे कुछ पैसे पे करते हैं। मतलब एप्लीकेशन का पैसा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है उसे वो उसी टाइम पे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी तो 200 रुपया का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का पैसा पे किया होगा ना। तो वो पैसा को कंपनी क्या करती है, क्या रिटर्न कर देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी उसे रिटर्न नहीं करती, बल्कि उसे जब्त कर लेती है और एक अकाउंट बनाती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मतलब जब्त किया हुआ अमाउंट, ठीक है, जितना भी पैसा जब्त हो गया वो उसमें जाता है। समझे बात। अब यहाँ पे जब्ती भी जो है ना फॉर फीचर, देखो जब शेयर्स, मैंने आपको बोला कि ओनली इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम, शेयर्स जो है वो हमेशा पार पे इशू होते हैं या फिर प्रीमियम पे इशू होते हैं। तो यहाँ पे आप जो जब्त करोगे ये भी तो आपका पार और प्रीमियम दोनों पे इशू किया गया शेयर होगा ना। या तो शेयर आपका वो जो है वो पार पे इशूड होगा, अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, वो या तो पार पे इशूड होगा या तो फिर वो प्रीमियम पे इशूड होगा। अगर पार पे इशूड है तब उस समय आप क्या करोगे, तो सिंपल है, जो भी शेयर का पैसा नहीं आया है, जो भी कॉल का पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो शेयर कैपिटल यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इशू नहीं कर रहे हो, जो क्रेडिट होगा। यहाँ पे शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल यहाँ पे डेबिट क्यों कर रहे हैं, ये पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो कैपिटल यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल घट रहा है, समझे। आप जब्त कर रहे हो तो आपके कैपिटल में उतना शेयर का पैसा तो कम हो रहा है ना। जब आप इशू करो, उसी शेयर को फिर से री इशू करोगे, तब आप फिर वहां पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखोगे, क्योंकि वहां पे पैसा आएगा। अभी तक शेयर कैपिटल इसीलिए क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि कैपिटल हमारा बढ़ रहा था। कैपिटल जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस है ना, तो क्रेडिट में इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो बढ़ रहा था। अब यहाँ डेबिट इसलिए लिखे क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल घट रहा है। तो शेयर कैपिटल डेबिट लिखोगे टू में क्या, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर में जो अमाउंट उसने पे कर दिया, लाइक वो उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है और एप्लीकेशन का पे किया है, तो अगर 10 रुपया उसने पे किया है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। मतलब जितना वो पे कर दिया है वो यहाँ पे फॉर फीचर में जाता है, जब्ती अकाउंट में चला जाता है, ठीक है।
और 2, मान लो कि उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर मान लो कि उसने कॉल का नहीं दिया तो 2 कॉल्स। आई बात समझ में? तो इस तरह का एंट्री आपको करना पड़ता है। वहीं अगर प्रीमियम का बात हो तो देखो प्रीमियम का बात है तो इसमें भी आपका 2 टाइप बन जाएगा। पहला टाइप क्या होगा कि जब प्रीमियम पेड, मान लो कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, ठीक है, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम पेड कर दिया है उसने और कॉल का पैसा नहीं दिया उस टाइम पे, या फिर नॉट पेड, मतलब उसने अलॉटमेंट पे अगर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, या फिर कॉल पे अगर प्रीमियम है तो कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो यहाँ पे अभी मैं रीइशू को इरेज करती हूँ, ठीक है। पेड यहाँ पे सिंपल यही हो जाएगा क्योंकि उसने पे कर दिया है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल, ठीक है, जिस पे भी, और जितना दे दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो नहीं दे पाया फॉरफीचर हो गया वो यहाँ लिखेंगे और टोटल यहाँ लिखेंगे। ओके, आई बात समझ में? अब जब उसने पे नहीं किया है, मतलब जब वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं ना थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना होगा, नहीं आया ना पैसा, अगर आता तो क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं है तो उसे भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 में क्या, शेयर फॉरफीचर, जो भी शेयर का पैसा दिया है उसने उसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड 2 जिस भी कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया तो अलॉटमेंट, या फिर कॉल का नहीं दिया तो कॉल। आई बात समझ में? और अमाउंट दिखा देंगे, डेबिट क्रेडिट। ओके, तो ये था आपका फॉरफीचर, ठीक है। अब री इशू करेंगे, तो मैं री इशू को इधर बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम री इशू को इधर समझते हैं। देखो, री इशू मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर्स जो है वो कंपनी जब्त कर ली। अब कंपनी शेयर जब्त कर लिए तो कंपनी क्या उसे अपने पास रखेगी, उसे पैक करके रखेगी, है ना, अचार डालेगी उसका। ऐसा नहीं है। देखो क्या करती है ना कंपनी, उसे जब्त ही इसलिए करती है ताकि वो उसे फिर से इशू कर सके, किसी दूसरे शेयर होल्डर को दे देगी। अब देखो इसमें कंपनी का कैसे फायदा है। कंपनी, मान लो कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मैंने शेयर परचेज किया 10 शेयर्स, ठीक। तो मैंने एप्लीकेशन, जब मैंने परचेज किया उसी टाइम पे कुछ पैसे पे कर दिए, ठीक है। और जब मेरा दूसरा अलॉटमेंट का बारी आया, एप्लीकेशन का तो मैंने दे दिया, अलॉटमेंट का बारी आया उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं पे कर पाई, तो कंपनी ने मेरे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो जब कंपनी मेरे शेयर्स को फॉरफीचर कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, तो जो पैसा मैंने अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे किया था वो तो मुझे लौटा नहीं रही है ना, कंपनी तो उसे रख ले रही है, वो तो उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रही है ना, उसे जब्त कर ले रही है। तो इस तरह से कंपनी के पास फॉरफीचर में पैसा जमा हो जाता है जो नहीं पे हुआ है, और फिर जो शेयर आता है उसे वो फिर से री इशू करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि री इशू के टाइम पे, देखो मैंने आपको बोला कि कंपनी इशू कर सकती है शेयर एट पार एट प्रीमियम, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, बट री इशू तो कर सकती है। मतलब जब शेयर कंपनी फिर से इशू कर रही है कोई फॉरफिट किया हुआ शेयर, तो कंपनी उसे डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो ज़्यादातर कंपनियां जो है वो डिस्काउंट पे ही इशू कर देती हैं, और जो फॉरफीचर में पैसा उनका जमा हुआ है पहले शेयर होल्डर जिसने पे किया था जितना पैसा, उससे फिर रिटर्न ऑफ करती है जो डिस्काउंट उसने पे किया है उसे। समझे? जनरल एंट्रीज में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो री इशू जो है ना वो 3 तरीकों से कंपनी कर सकती है, या तो एट पार पे इशू करेगी, या तो एट प्रीमियम पे, या तो एट डिस्काउंट पे। समझे? तो यहाँ पे क्या है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि हमारा शेयर कैपिटल जब भी आप इशू करते हो तो आपके शेयर कैपिटल का जो है वो वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप इशू, मान लो कि आपने फॉरफीचर करके फिर से इशू किया है, तो यहाँ पे भी तो आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट कम हो रहा है, नहीं, इंक्रीज हो ही रहा है। तो शेयर कैपिटल हमें यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो क्रेडिट कैसे करेंगे? तो सिंपल है,
बैंक अकाउंट हमें डेबिट करने होंगे टू शेयर कैपिटल। जब आप पार पे इशू करते हो, पार समझ में आता है ना, मतलब शेयर का जो कीमत है उसी कीमत पे इशू कर रहे हो तब, मतलब उसी कीमत पे री इशू कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीमियम, ये हमारा री इशू का एंट्री है, तो यहाँ पे री इशू लिख दोगे। देखो री इशू के टाइम पे है ना, आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का एंट्री नहीं करना होता है। हम सारे पूरे के पूरे अमाउंट जो है वो एक साथ ही ले लेते हैं, पूरे के पूरे एक साथ पे ही इशू हो जाता है, इसलिए हम इस तरह का एंट्री करते हैं। अगर शेयर कैपिटल वाला एंट्री, अगर बैंक अकाउंट जैसे अगर एप्लीकेशन पे करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं ना क्रेडिट में। उसके बाद इसी का, ये तो हमारा रिसीव वाला एंट्री होता है जब हम रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल में, तब हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन जो है क्रेडिट में या डेबिट में, ये खत्म हो गया, आपके पास रह गया एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बस वही वाली एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एक ही साथ एंट्री कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रीमियम। तो हमें पता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कंपनी अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो री इशू पर भी जो प्रीमियम हुआ है, जो आया हुआ है प्रीमियम, उससे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यही एंट्री आपका हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। पता है ये शेयर कैपिटल कैसे हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसे कभी मत भूलना, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद डिस्काउंट पे जब आप इशू करते हो, ठीक है, तो डिस्काउंट पे क्या है, तो देखो डिस्काउंट पे जब करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल कम होता है ना, तो डिस्काउंट को हमें डेबिट में दिखाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा वो आपके शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट होगा उससे रिटर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। अभी समझो कैसे ये होता है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है आपका तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। लुक, ठीक है, मैं इसे आपको बताती हूँ कि जैसे डिस्काउंट है, मान लो कि 10 रुपए वाला शेयर है और 8 में इशू हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रुपए जो है ना वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, मान लो। तो ये डिस्काउंट जो है वो कंपनी क्या करे, ये डिस्काउंट पे अगर कंपनी फिर से री इशू कर रही है तो कंपनी के पास तो 2 रुपए कम आएंगे ना, तो कंपनी क्या करेगी इस सिचुएशन में, तो सिंपल है, इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, तो याद करो भी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट जाता है वो कौन सा अमाउंट होता है, जो दूसरा शेयर होल्डर ने, जिसे पहले इशू किया गया था शेयर, जितना अमाउंट पे कर दिया होता है उसे जब्त कर लिया जाता है, और जो अमाउंट जब्त कर लिया जाता है वो शेयर फॉर फीचर में जाता है। तो शेयर फॉर फीचर में वही अमाउंट है ना जो जब्त कर लिया गया है, ठीक है, उसे तो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया गया, उसे तो जब्त कर लिया गया, और ना ही उस शेयर होल्डर को वापस किया गया है, बल्कि कंपनी उसे जब्त कर लेती है फॉर फीचर के तौर पे, मतलब फॉर फीचर कर देती है एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये जो डिस्काउंट 2 रुपए दे रही है ना कंपनी, इसे वो शेयर फॉर फीचर से ले लेती है, शेयर फॉर फीचर से क्या करती है, रिटर्न ऑफ कर लेती है, ठीक है, यूज कर लेती है। लेकिन शेयर फॉर फीचर में मान लो कि पहले से 15 रुपीज़ था, 2 रुपए कंपनी जो है वो रिटर्न ऑफ कर ली, मतलब ले ली है डिस्काउंट के तौर पे, तो इसमें जो 13 रुपया बच गया है इसे कंपनी जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। कहाँ ट्रांसफर करती है, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट होता है डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करने के बाद जो बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ये एंट्री समझ में आया। अब एक लास्ट है कैपिटल रिजर्व का, तो यहाँ पे लिख दो व्हेन शेयर फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, जब शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री करना होता है, सिंपल है, शेयर फॉर फीचर को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर का मतलब शेयर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे एंड उसके बाद ही हमारा जो और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिबेंचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।